हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमारे लिए क्या है समाजशास्त्र के सब्जेक्ट में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर दोनों को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उसका उत्तर आपको देना है सरल शब्दों में। देखिए राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसके तहत लोग अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा दिखाते हैं। ये होता है राष्ट्रवाद। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जन्म दर क्या होता है। जन्म दर का मतलब है किसी निश्चित समय में किसी जनसंख्या में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या। इसे आमतौर पर यानी उदाहरण के तौर पर जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1000 लोगों पर जन्म देने वाले लोगों की संख्या के रूप में बताता है। यानी 1000 लोगों में जितने 1000 लोगों में जितने लोगों का जन्म हुआ वही होता है जनसंख्या जन्म दर। उदाहरण के लिए देखिए अगर किसी साल में हर 1000 लोगों पर 35 जन्म होते हैं यानी 35 बच्चे जन्म करते हैं 1000 लोग मिलकर, तो जन्म में 35 दर है। तो यानी जो जन्म दर है 35 है। इसे प्रतिशत के रूप में भी बताया जा सकता है, जैसे कि 3.5 प्रति 100 या 305%, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये होता है जन्म दर। इस प्रकार से आपको जन्म दर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है पैंडेमिक यानी महामारी क्या है। तो देखिए महामारी क्या है, पैंडेमिक क्या है। तो देखिए महामारी तब होती है जब कोई नई बीमारी या मौजूदा बीमारी का नया स्ट्रेन दुनिया भर में फैलता है। जैसे कि हमारे बीच कोरोना फैला था तो ये महामारी थी। तो महामारी तब होती है जब कोई नई बीमारी या मौजूदा कोई पहले से बीमारी मौजूद है वो फैल रहा है, उसका नया मतलब नए उसकी नई प्रजाति दुनिया में फैल रही है। फैलता है वायरल श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे कि नए इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कोविड-19 महामारी का कारण बनने की सबसे अधिक संभावना होती है। अतीत में कई इन्फ्लुएंजा महामारी हुई हैं। तो इस प्रकार से होगा महामारी क्या है, फिर पैंडेमिक क्या है पैंडेमिक। तो इस प्रकार से आपको इसको भी तैयार कर लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकल परिवार से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप पेपर उठाइए वहां से आप देखिए, आपको इसमें से लगभग से सभी क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप ही हमारे चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा लिंक में, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। तो देखिए एकल परिवार से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या है, एकल परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पति पत्नी या उनके बच्चे ही रहते हैं। इसमें आमतौर पर 4 से 5 सदस्य होते हैं जो एकल परिवार होता है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के बीच शारीरिक दूरी होती है जिससे उनके बीच निर्भरता कम होती है। एकल परिवार में सभी सदस्य स्वतंत्र जीवन का आनंद लेते हैं। आगे देखिए, और पारिवारिक आय के पूरक के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो ये होता है एकल परिवार यानी जैसे कि जिसमें सिर्फ माँ बाप होते हैं उनके बच्चे होते हैं और घर का कोई सदस्य नहीं होता। तो ये होता है एकल परिवार। तो इसको भी आपको सही तरीके से पढ़ लेना, हमने सबका उत्तर सरल तरीके से बता दिया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए सांस्कृतिक विविधता का मतलब है किसी समाज या संगठन में विभिन्न संस्कृतियों या सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का होना, ये होता है सांस्कृतिक विविधता। तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो उत्तर देखिए सामाजिक परिवर्तन वह तरीका है
जिससे मानवीय अंतःक्रियाएं और रिश्ते समय के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं को परिवर्तित करते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन होता है यह वह तरीका होता है जिससे मानवीय अंतःक्रियाएं, जो मानव की अंतःक्रियाएं होती हैं, रिश्ते जो होते हैं समय के साथ बदलते रहते हैं, जिनका जिसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम में से कई लोग हल्के में लेते हैं या वास्तव में समझते ही नहीं। कोई भी समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। समाज बदलता रहता है, सामाजिक परिवर्तन ही होता है। तो इसको भी आपको तैयार करना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्या है, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, उपभोग की संस्कृति या उपभोक्ता संस्कृति का मतलब है ऐसी जीवन शैली जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसमें वस्तुओं के उपभोग को धर्म या मूल्यों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी उपभोग की संस्कृति क्या है, जिसमें वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर उसका उपयोग किया जाता है, ये होता है उपभोग की संस्कृति। तो इसको भी आपको सही तरीके से तैयार कर लेना। हमने सबका उत्तर सरल शब्दों में बताया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की। तो उत्तर देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। बाद में केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। तो देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत में हुए कुछ कारण ये हैं, यानी निम्नलिखित हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति के दौरान वातावरण में प्रदूषण बढ़ना। देखिए ये पहला कारण है, औद्योगिक केंद्रों में वायु प्रदूषण के स्तर की वृद्धि हुई थी। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, रेचल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग का प्रकाशन। तो देखिए इस किताब में पर्यावरण पर डीडीटी के प्रभावों की जांच की और पर्यावरणवाद के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई। तो पहला कारण ये था पर्यावरणीय आंदोलन का। उसके बाद देखिए तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है पर्यावरणीय आंदोलन का पर्यावरण दर्शन का फैलना, यानी पर्यावरण दर्शन के फैलने के साथ साथ पारिस्थितिक अवधारणा भी फैली। तो ये 3 टॉपिक थे पर्यावरण आंदोलन के। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंतर्विवाह क्या है। अंतर्विवाह क्या है समझाइए। तो देखिए अंतर्विवाह क्या है, अंतर्विवाह का मतलब है किसी दूसरे जातीय समूह, धर्म, आप्रवासी मूल या सामाजिक स्थिति के व्यक्ति से विवाह करना। जो अंतर्विवाह किसी दूसरे जातीय समूह, किसी दूसरे जात से विवाह करना। अंतर्विवाह का जो मतलब होता है किसी दूसरे जात में विवाह करना, या किसी दूसरे धर्म में, या किसी दूसरे अप्रवासी दूसरे समाज में, या दूसरे व्यक्ति से विवाह करना होता है। अंतर्विवाह को विषम लैंगिकता या विषम विवाह भी कहा जाता है। वहीं एक ही जाति और वर्ग के लोगों के बीच विवाह को अंतर्विवाह या अंतर्विवाह भी कहते हैं, अंतर्विवाह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा अंतर्विवाह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए जाति व्यवस्था की एक और विशेषता है इसकी पदानुक्रमिक प्रकृति। जाति व्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है, पदानुक्रमिक प्रकृति। यह व्यवस्था 4 मुख्य जातियों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति हैं, जिनमें से प्रत्येक जात सामाजिक पदानुक्रम में एक विशिष्ट स्थान रखती है। ब्राह्मण जात व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं और उन्हें सबसे ऊंची जाति माना जाता है। देखिए जात व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन क्या है। जाति जो होता है क्या होता है, जात व्यवस्था एक विशेषता इसकी पदानुक्रमित है। पदानुक्रमित मतलब कि देखिए 4 प्रकार की मुख्य जात होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण में भी कई जात होती है जैसे कि मिश्रा, पंडित, पाठक, दुबे ये होते हैं। क्षत्रिय में भी कई जात होते हैं, वैश्य में भी कई जात होते हैं, शूद्र में भी कई जात होते हैं। तो इस प्रकार से होगी जात की व्यवस्था का वर्णन। तो इस भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए उत्तर, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कई कारण हैं। नंबर 1 है प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण। प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण का अर्थ है जन्म देने से पहले पता करना कि लड़का है या लड़की है। तो देखिए, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की मदद से गर्भ में ही लिंग का पता चलने के बाद पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग भ्रूण हत्या जैसे कदम उठाते हैं, यानी लोग पहले ही पता कर लेते हैं चिकित्सा द्वारा कि लड़का होगा लड़की होगी, लड़की होती है तो उसका क्या करा, हत्या करा देते हैं, भ्रूण हत्या। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है दहेज। तो देखिए दहेज क्या है, इस कारण है क्यों, देखिए दहेज की लोकप्रियता के कारण बालिकाओं के माता पिता आर्थिक रूप से दबाव में रहते हैं, यानी जो लड़कियां होती हैं उनका जन्म देना नहीं चाहते, क्योंकि दहेज जो प्रथा है, दहेज के कारण गरीब लोग हैं, इसलिए बच्चे को, जो बच्ची होती है उसे भ्रूण में ही उसका हत्या करवा देते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, सॉरी अगला टॉपिक क्या है, कारण मातृ मृत्यु दर, मातृ शिशु मृत्यु दर। तो देखिए बाल विवाह, देखभाल की कमी और नाबालिग उम्र में शादी के चलते गांव में महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती थी। तो ये कारण ये भी है। उसके बाद देखिए क्या है, शिक्षा का अभाव। तो देखिए शिक्षा के अभाव, शिक्षा का मतलब शिक्षा की कमी, ये भी एक कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं कई जगहों पर अपनी भूमिका स्थापित नहीं कर पाती। तो ये सभी भारत में लिंगानुपात में गिरावट की कारण हैं। अगला देखिए क्या है कारण, अगला कारण है गरीबी। क्या है, गरीबी। तो देखिए गरीबी किस प्रकार से कारण है, अत्यधिक गरीबी भी समाज में महिलाओं को निम्न स्थिति का कारण है। उसके बाद है पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी एक कारण है। तो देखिए क्या कैसे, कीटनाशकों और अन्य पर्यावरणीय प्रदूषकों के संपर्क में आना भी लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला एक कारक है। लिंगानुपात में गिरावट के कारण महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। इससे पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति हिंसा में बढ़ोतरी के साथ साथ मानव तस्करी जैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हो जाएगा भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए परिवार के सदस्यों के प्राथमिक संबंधों में कमी होती जा रही है। परिवार के अनेक कार्यों को अब दूसरी समितियां करने लगी हैं, जिस कारण इसका महत्व घट गया है। नगरों कारखानों में पति पत्नी और पति दोनों ही नौकरी करते हैं, जिस कारण बच्चों पर माता पिता का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता। तो यही है औद्योगिकरण। इस प्रकार से आपको सरल तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना है और उनका क्रियान्वयन करना है। ग्राम सभा द्वारा ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों को पहचान करना, स्थानीय करों का अधिरोपण और संग्रह करना, ये होता है ग्राम पंचायतों की शक्ति का कार्य जो उन्हें करना होता है। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण के स्वास्थ्य और इसे बचाने के लिए किए जाने वाले सामाजिक या राजनीतिक प्रयासों को कहते हैं। जो पर्यावरण आंदोलन होता है किसे कहते हैं, पर्यावरण के स्वास्थ्य और इसे बचाने के लिए किए जाने वाले सामाजिक या राजनीतिक जो प्रयास होता है वही कहते हैं, कहलाता है पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन का मकसद है पर्यावरण को बेहतर बनाना और उसे संरक्षित करना। इन आंदोलनों को हरित आंदोलन या फिर संरक्षण आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधारक आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए कई काम किए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं या ये रहे। देखिए उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून चलाया। सती प्रथा क्या था, जो जिस जिस स्त्री का पति मर जाता था उसे उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, ये था सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने इन सभी के प्रति विरोध विरोध किया।
उसके बाद देखिए क्या किया, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें अधिकार देने की मांग की। उन्होंने वेदांत को नया अर्थ देने की कोशिश की। उन्होंने 1884 में आत्मीय सभा का गठन किया। उसके बाद देखिए क्या है, उन्होंने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म ब्रह्म समाज बन गया। उन्होंने क्या किया, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। उसके बाद देखिए, उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का समर्थन किया था। तो ये सभी राजा राम मोहन राय ने किया था, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों पर में स्पष्ट भेद क्यों कठिन है। तो देखिए, पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर करना मुश्किल है, क्योंकि उनमें से कई सामाजिक आंदोलनों के समान कारण हैं। पुराने और नए सामाजिक सामाजिक चलन पुराने सामाजिक आंदोलन बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था, लोगों के बीच भेद, नेताओं द्वारा निष्कर्षण के खिलाफ, किसानों द्वारा किए गए आंदोलन के खिलाफ हुए हैं। तो इस प्रकार से नए और पुराने आंदोलन में जो स्पष्ट करना है कठिन है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, यहाँ जन्म से ही लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। उसके पालन पोषण पर लड़कों से कम ध्यान दिया जाता है। देखिए, लड़कियों को लोग कम ध्यान देते हैं और लड़कों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। लड़की जन्म लेती है उसे पराया धन मानते हैं। माता पिता कन्या को पराया धन समझकर उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। लड़की को अपने साथ दहेज नहीं ले जाने पर ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं। साथ ही दहेज के कारण लड़कियों को जलाकर मार भी दिया जाता है। तो ये दहेज प्रथा एक अभिशाप इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब है किसी देश के लोगों का किसी दूसरे देश में जाकर बसना और वहाँ के लोगों और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना। उपनिवेशवाद के दौरान औपनिवेशिक शक्तियाँ अपने लोगों की भाषा और सांस्कृतिक को वहाँ के लोगों पर थोपने की कोशिश करती हैं। देखिए, उपनिवेशवाद क्या है, जैसे कि कोई दूसरे देश में जाकर बस रहा है, जैसे कि कोई भारत का है और जाकर श्रीलंका में बस रहा है। तो जो जाकर वहाँ बसेगा, तो वहाँ का जैसे प्रकृति है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, उसी में वो ढल जाए और वहाँ के सामान का उपयोग करे। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, उसे अपनी संस्कृति और भाषा में सोचेंगे मिल जाए। तो यही होता है उपनिवेशवाद। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है। नंबर 1 देखिए, दबाव समूह लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक अहम और उपयोगी हिस्सा है। ये समाज के हितों को बढ़ावा देने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, ये समूह आम लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और अल्पसंख्यक समूहों की चिंताओं को उभारते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, ये समूह सरकार को समाज के सुधार के लिए ज़रूरी जानकारी देते हैं और सलाह देने का वैकल्पिक जरिया भी बनाते हैं। चौथा देखिए क्या है, ये समूह जनता और सरकार के बीच संवाद का जरिया बनाते हैं और लोकतंत्र में व्यापक भागीदार को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद में सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक के कारण ये रहे हैं। नंबर 1 है, धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधती है। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता में किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता। तीसरा है, धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता और मानव कल्याण को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, चौथा है, धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। और पांचवा है, धर्मनिरपेक्षता में धर्म को राजनीति से अलग रखा जाता है। छठवां है, धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो देखिए उत्तर,
हरित क्रांति के कई सामाजिक परिणाम हुए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है ग्रामीण समाज में बदलाव। तो देखिए, हरित क्रांति ने ग्रामीण समाज में व्यापक बदलाव किए हैं। कृषि अब सिर्फ जीवन जीवन उपार्जन का साधन ही नहीं, बल्कि सामाजिक समाज की आय का मुख्य स्रोत बन गया है। जो गांव में लोग रहते हैं, वो जो कृषि है उससे सिर्फ अपना जीवन यापन नहीं करते, उससे वो क्या करते हैं, आय भी करते हैं। जैसे फसल होता है, फसल को बेचते हैं, गन्ना होता है, गन्ने को बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो यही है हरित क्रांति के कारण सामाजिक परिणामों में बदलाव। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है देखिए किसानों की आय में बढ़ोतरी। हरित क्रांति के बाद किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। किसानों ने अपने अतिरिक्त आय का कृषि उत्पादकता में सुधार किए और पुनः निवेश किया। तो इस प्रकार से तीसरा है रोजगार के अवसर। तो देखिए, हरित क्रांति ने कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर दिए हैं। कृषि मशीनें के बढ़ते इस्तेमाल से ट्रैक्टर, हार्डवेयर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, पंपिंग सेट जैसी कई मशीनों की मांग जो है बढ़ी है। किससे? हरित क्रांति के कारण। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, खाद्यान्न में आयात की कमी। खाद्यान्न आयात में कमी। देखिए, हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में आ गया, यानी खाने वाली चीज़ों को बेचने की स्थिति में आ गया, खरीदने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद देखिए किस कारण? हरित क्रांति के कारण। उसके बाद है पांचवा, गरीबी में कमी। हरित क्रांति ने गरीबी के व्यापक उन्मूलन में योगदान दिया है। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर में कमी। हरित क्रांति ने शिशु मृत्यु दर कमी में भी कमी लाने का योगदान किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा समाजशास्त्र के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बस इतने क्वेश्चन को आपको रट लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।